हेलो, आई वेलकम टू दी इंक चैनल। और हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे, इसको कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर होने वाले हैं, इसमें हम जीके भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला आता है कि क्रिस्टीना कोच कौन है, इनका नाम क्यों न्यूज़ में है। देखिए, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन। एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना हमोकोक हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट वुमन टू सर्कल द मून। ये पहली वुमेन होंगी जो मून का चक्कर लगाएंगी। सो द यूएस स्पेस एजेंसी, दैट इज अ नासा नेशनल aeronautical space agency, right, has declared that Koch will be the mission specialist when 4 humans board the Orion spacecraft for a trip around the moon. So this announcement mark a breakthrough as it is the first time a woman astronaut will be in the realm of the moon, breaking a barrier that was previously only crossed by the male astronaut. हम लोग जानते हैं मून पर कई बार एक्सप्लोरेशन मिशन हो चुके हैं, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन, लेकिन अभी तक कोई वुमेन इस एरिया में नहीं गई थी। तो ये जो पहली वुमेन होने वाली हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं इस मिशन के बारे में। तो ये क्या नाम है, आर्टेमिस 2 मिशन। ये क्यों है, व्हाट इज ऑल अबाउट। सो द अनाउंसमेंट ऑफ द कृष्णा कोच इन्वॉल्वमेंट इन द मिशन हैज ऑफिशियली किक्ड ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द आर्टेमिस सेकेंड मिशन विच विल ब्रिंग ह्यूमैनिटी वन स्टेप क्लोजर टू द लैंडिंग ऑन द मून सिंस द अपोलो मिशन। आपने कभी शायद नोटिस भी किया होगा, ये आपने क्यूरियोसिटी रही होगी कि एक टाइम पर मून पे लोग जाते थे, इंसान जाते थे, लेकिन पिछले 50 साल में किसी ने भी ये दोबारा काम करने की कोशिश नहीं करी है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आने लगी हैं इसके ऊपर कि वहाँ एलियंस देखें, ये देखें, बट एक्चुअली रियली जो मुझे लगता है वो ये था कि वहाँ कुछ फायदा नहीं है जाने का। राइट, इतने पैसे खर्च करने के बाद वहाँ पर कुछ मिलेगा थोड़ा ही ना। तो अब जो हम लोग इन लाइफ को डेंजर में डालने के साथ साथ हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, हम लोग अपने रोबोट्स वगैरह भेज सकते हैं। लेकिन आर्टिमिशन जो 2 मिशन है वो ये बात करता है कि दोबारा से ह्यूमैनिटी को मून पर हमें भेजना है। तो यहाँ पर बताया गया है, इसको पढ़ लेना अगर आपका मन है। ये इंडिया का नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये नासा का है। ठीक है, तो लास्ट टाइम ऑन द मून, यहाँ लिखा है द लास्ट टाइम ह्यूमंस वॉकड ऑन द लूनर सरफेस वाज इन 1972, सो इट हैज बीन मोर देन 50 years when Apollo 17 commanded Yugin Karnen left the footprint of the Earth natural satellite. नेचुरल सैटेलाइट मतलब प्राकृतिक सैटेलाइट जो है अपनी अर्थ का सिर्फ एक ही है, दैट इज अ मून। द आर्टेमिस सेकंड मिशन ब्रिंग अस वन स्टेप क्लोजर टू रिटर्निंग ह्यूमंस टू द मून विद द एडेड बोनस ऑफ बीइंग द फर्स्ट मिशन टू इंट्रोड्यूस अ वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑन इट्स सिम। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े मून पर कोई मिशन बन रहा है उसमें वुमेन इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं आप इसको, एग्जाम पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फिर आता है कोप इंडिया एक्सरसाइज। तो सिंपल है, कोप इंडिया एक्सरसाइज पूछ लिया जाएगा जीके में, ये करंट अफेयर में कि एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है। तो आप याद रखेंगे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो दिस इज अवर इंडिया एंड दिस इज यूएसए आर सेट टू कंडक्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ देयर बायलैटरल एयर एक्सरसाइज। ठीक है, एयर एक्सरसाइज है, लाइक इंडिया की एयरफोर्स होगी, उनकी एयरफोर्स होगी, आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। सो इसका काम क्या होगा, ऑफकोर्स इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द एयर फोर्सेज एंड द 2 कंट्रीज। सिंपल है कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर अमेरिका को प्रॉब्लम होती है, इंडिया को मान लीजिए कोई इस मिशन में साथ जाना पड़ता है, तो हम लोग पहले से कर चुके हैं, मॉडल कर चुके हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा करने के लिए। सो और से ऑफकोर्स एक रिलेशन भी इंप्रूव होते हैं। कोई भी कंट्री आर्मी की एक्सरसाइज उसी कंट्री से करना चाहता है जो उनको फ्रेंडली समझता है। ठीक है, सो द एयर एक्सरसाइज टुक प्लेस फ्रॉम अप्रैल, डेट की याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये वेस्ट बंगाल में हुई थी। दिस मार्क द फर्स्ट मेजर एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए आफ्टर गैप ऑफ 5 years। 5 साल के बाद एक्सरसाइज हुई है। तो यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया और यूएसए तो रहने वाले हैं, साथ में जापान जो है वो भी एज अ ऑब्जर्वर नेशन है। जापान आजकल काफ़ी पैसे खर्च कर रहा है डिफेंस के ऊपर, और जो उनकी आइडियोलॉजी रही है कि हमें अपने लाइक नागासाकी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनकी जो जापान की जो एक फिलोसफी है या वे ऑफ लिविंग है, ऐसा है कि नॉन वायलेंस, कि हम लोग वॉर को प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 5 से 7 साल के अंदर इन्होंने पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफेंस। कभी डिस्कस करेंगे, आई थिंक ये न्यूज़ में था, और मे बी अगली वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जापान में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी उनकी जो मेंटेलिटी है चेंज होती जा रही है, जो उनका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बदल गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करंट अफेयर है वुमेन ऑफिसर्स इन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। मतलब इट इज अ होलिस्टिक मूव दैट इंडियन आर्मी इज सेट टू कमीशन इट्स फर्स्ट लॉट ऑफ वुमेन ऑफिसर्स। पहली बार ऐसा होगा कि वुमेन ऑफिसर जो आर्टिलरी रेजिमेंट में रिक्रूट की जाएंगी, और ये जब होने, ये वीडियो ऑफ कोर्स आप लेट देख रहे हैं, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम बात करें वुमेन्स इन कॉम्बैट आर्म, सो द इंडियन आर्मी स्टिल डज नॉट अलाउ वुमेन ऑफिसर टू जॉइन द मेन कॉम्बैट आर्म। मतलब अभी देखा जाए ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे जवान होते हैं वो लड़ाई करने जा सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना बॉर्डर पर लड़ाई करने जा सकते हैं, तो वुमेन को भी अलाउड नहीं है। उसके ऊपर काफ़ी डिबेट चलती है, और वुमेन्स को भी मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल इसराइल है, यूएसए है,
जहां पर रशिया है, जहां पर वुमेन उनके आर्मी में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन इंडिया में ये अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। However, artillery is designated as the combat support arm and is deployed along the unreserved volatile border with the both China and Pakistan. Right? तो फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023, मतलब क्या है देखिए, इरीना IRENA, इसके बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो नाम से क्या लग रहा है कि एक संगठन है, इंटरनेशनल का है, अलग अलग कंट्रीज का होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी को के बारे में बात करेगा, उसके प्रमोशन के बारे में बात करेगा, उसमें रिसर्च के बारे में बात करती है। उसने क्या करा है, एक रिपोर्ट रिलीज करी है, इसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट। क्या है इस रिपोर्ट के अंदर, एंड हाईलाइट द नीड फॉर मोर एग्रेसिव अप्रोच टू ट्रांजिशन टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये रिपोर्ट ये बात करती है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है, जो हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं और हम फॉसिल फ्यूल्स हो गए या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम लोग फेज आउट करने की बात कर रहे हैं, उसका तो हमें और मेहनत करने की जरूरत है, लाइक वी नीड मोर एग्रेसिव अप्रोच। द रिपोर्ट आउटलाइंस द करंट स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द चैलेंजेस दैट नीड टू बी ओवरकम टू अचीव गोल्स आउटलाइन द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये 2015 में कहां पर हुआ था, पेरिस में हुआ था, इसके नाम पड़ गया पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो भी आप देख रहे हैं आज के टाइम में जो भी डेवलपमेंट हो रही है एनवायरमेंट रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं उनका जो रूट कॉज है वो दैट इज द पेरिस एग्रीमेंट। तो अगर हम बात करें इरीना IRENA, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी, क्यों, इसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा, इट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये किसी कंट्री की नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इट वॉज ऑफिशियली फाउंडेड इन बॉन्ड दैट इज इन जर्मनी इन 2009। तो ज्यादा पुरानी नहीं है, 2009, मतलब आज तक 12-15 साल, 12-13 साल पुरानी ही ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर हम बात करें तो 164 कंट्रीज हैं इसके अंदर, जिसके अंदर इंडिया जो है इट इज 77 फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इरीना। फाउंडिंग मेंबर का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो स्टार्टिंग में किन लोगों ने उसको फाउंड किया। भाई ऐसा तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन बनी लेकिन उसके 10 साल के बाद कोई दूसरी कंट्री ज्वाइन किया, लेकिन स्टार्टिंग में जो कंट्रीज को बोला जाता है फाउंडिंग मेंबर्स। इसका हेडक्वार्टर भी याद रख लीजिए, इट इज इन अबू धाबी, UAE की कैपिटल, राइट। सो अबू धाबी के अंदर आपको इनका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। तो ये रिपोर्ट क्या बात करती है, रिन्यूएबल एनर्जी हैज कम अ लॉन्ग वे इन रिसेंट ईयर एंड रिपोर्ट रिवील्स दैट 40% ऑफ इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन ग्लोबली कम फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है, अगर पूरी दुनिया में 100 यूनिट एनर्जी जनरेट की जा रही है तो 40 जो यूनिट है वो आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आती है, 40, राइट, 40%। इन 2022 रिन्यूएबल अकाउंटेड फॉर 83% ऑफ द ग्लोबल पावर एडिशन, और जितना ऐड हुआ है तो 83% नॉर्मली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से ऐड हुआ है, इंडिकेटिंग द ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी। ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी है वो क्लीनर एनर्जी की तरफ जा रही है। हाउएवर देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू डन टू अचीव द टारगेट सेट बाय द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट फिर से आ गया। एक्चुअली क्या था, पेरिस एग्रीमेंट में बात की गई थी कि जो हमारे गोल्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट ये था कि जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, मतलब जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ टेम्परेचर, हम कुछ भी करेंगे किसी भी तरह से, बट हमारा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ये हम लोग मानते हैं कि टेम्परेचर तो बढ़ने वाला ही है, पर हम उसकी स्पीड कम करना चाहते हैं, मतलब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी हालत में ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। फिर दी प्री इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब अब बात करेंगे सर कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कब की, मतलब एक बेस क्या है, बेस माना जाता है 70s के आसपास का, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, डीजल की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उनका कंजप्शन यूज हो जाता है, और हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। तो ये बात करता है कि जो टेम्परेचर 70s में था उसका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही अंदर रखना है, अदरवाइज ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बहुत जगह आपको नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल जाए। तो पेरिस क्लाइमेट का सबसे बड़ा पॉइंट ये था। तो द रिपोर्ट इंडिकेट्स 2 सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट हैव कंपाउंडेड द चैलेंजेस फेसिंग द एनर्जी ट्रांजिशन, और ये बात करती है कि बिकॉज ऑफ कोविड एरा और एंड द यूक्रेन क्राइसिस की वजह से हमें जो अडॉप्शन है वो काफी कम हुआ है, मतलब अच्छा हुआ है लेकिन और अच्छा हो सकता था। जो मेन 2 फैक्टर्स ये थे, ठीक है। फिर आता है टारगेट फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, टू कीप द 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टारगेट अलाइव द रिपोर्ट आउटलाइन दैट ओवर 10,000 gigawatt of the renewable energy deployment must be achieved by 2030. Additionally, the report suggests that the yearly investment of over $5 trillion are needed to stay on the 1.5 डिग्री pathway. अब बोलेंगे सर ठीक है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो समझ में आता है, अभी कितना हो चुका है ऑलरेडी, तो ये माना जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो ज्यादा हमारे पास स्कोप बचा नहीं है। अब
इवन कुछ तो इन्वायरमेंटलिस्ट तो ये बात करते हैं कि 1.5 तो इम्पॉसिबल है इसको करना, आप ट्राई कर लीजिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकने का ट्राई कर लीजिए, ठीक है। सो रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, सो द रिपोर्ट सजेस्ट दैट फुली इंप्लीमेंटिंग नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, एनडीसी बोलते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, अब समझाऊंगा इसको मैं। लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड नेट जीरो टारगेट कैन हेल्प रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन टू बाई 6% बाय 2030। देखिए आईएनडीसी की बात करते हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, आईएनडीसी बोल सकते हैं, एनडीसी बोल दीजिए, एक ही बात है। देखिए होता क्या है, जब पेरिस क्लाइमेट डील चल रही थी 2015 में, तो ये इंडिया का इनिशिएटिव था, मतलब इंडिया ने काफी सपोर्ट किया इस बात को। तो वहां पर क्या था कि सारे लोग आए हुए थे, अलग कंट्रीज के आए हुए हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स, वो बात करने लगे कि हाँ हमें कार्बन इमिशन कम करने चाहिए, हमें फॉरेस्ट को कम काटना चाहिए, हमें एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, ऐसे बात करने जाने लगी। अब आप सोच कर देखो कि अगर मान लेते हैं, तो इंडिया ने एक बात बोली कि सर एक बात बताओ, ठीक है ये वाली हम करनी चाहिए, वी एक्सेप्टेड कि हाँ हमें इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमें फॉरेस्ट नहीं काटने चाहिए, हमें फॉसिल फ्यूल कम करना चाहिए, तो इंडिया ने वाली बात करी, लेकिन क्यों करने चाहिए ऐसा? तो उन्होंने जवाब दिया कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज, की वेरी गुड, कि आज ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से आज हमें ये करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि लेकिन सर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज, कौन जिम्मेदार है इसका, ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज का? क्या इंडिया जिम्मेदार है, या फिर ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो बेचारे गरीब हैं वो जिम्मेदार हैं इसके, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन लोगों ने 3 शताब्दी तक जिन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट किया और अपनी कंट्री को डेवलप बना लिया, और आज वो बोल रहे हैं कि हमें अब रोकने की जरूरत है। तो इंडिया ने बात करी कि हम किसी को बताएंगे नहीं कि आप ये काम करो, तो क्या होगा कि आईएनडीसी, मतलब हर कंट्री खुद डिसाइड करेगी कि हमें इतना हम करेंगे अपनी मर्जी से। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है आईएनडीसी का, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। और यहां पर इंडिया ने बात करी सीबीडीआर की, इंडिया ने बोला कि कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मतलब है इसका? इंडिया बोलता है कि हम बिल्कुल मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमिना है और ग्लोबल वार्मिंग भी एक थ्रेट है, ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मानते हैं कॉमन है, लेकिन जो जिम्मेदारी होनी चाहिए आपकी अलग होनी चाहिए, हमारे अलग होनी चाहिए, मतलब आपकी इन द सेंस कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से बात चल रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इंडिया ने सिर्फ इतनी बात करी कि जो प्रॉब्लम आ रही है सर आपकी वजह से आ रही है, आप इसके लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे और आप हमें नहीं बताओगे हमें कितना करना है, हम जो कंट्रीज हैं अपने आप डिसाइड करेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। तो यहां पर इंडिया ने ऑफकोर्स बोला कि आप क्या करना होगा आपको, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अच्छी खासी कंट्रीज हैं, वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया ये बात करता है कि हम फॉरेस्ट को नहीं काटेंगे, तो इंडिया की तो पॉवर्टी बहुत है, इंडिया के गरीब लोग बहुत है, वहां पर रोड कैसा बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनेंगे, कंपनीज कैसा खुलेंगी, है ना, फैक्ट्रीज कैसा खुलेंगी। तो इंडिया ने बोला कि यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट, दैट इज अ डेवलप्ड कंट्री विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग नेशंस, जिससे अपने एनर्जी ट्रांजिशन कर सकें। मतलब अब हम बात करते हैं, दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया कि इंडिया, हम जैसे एयर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे जो इंजन है, हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी है, आप लोगों ने इतने पैसे खर्च करके एक अच्छी टेक्नोलॉजी बना दी है कि जिससे पोल्यूशन कम होता है, अगर हम उसको खुद एक्सप्लोर करेंगे तो वी नीड 20-30 ईयर्स मोर। तो उससे बेटर क्या है कि आप इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, ठीक है। और यही हमेशा डिबेट रहती है कि डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं कि हम क्यों करें ये, और इंडिया जैसे कंट्रीज जो हैं, जो काफी, और सही बात भी है कि हम थोड़ा रेस्पॉन्सिबल हैं आज ग्लोबल वार्मिंग का। इंडियन वे ऑफ लिविंग इज वेरी सस्टेनेबल, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो आप लोगों की तरफ से आ रही है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इंडिया ने थोड़ा ना कुछ करा है। तो कभी हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें काफी डेवलपमेंट और भी हुई है जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे किसी दिन अगर मौका मिला तो, ठीक है। चलो, लेकिन थोड़ा बेसिक आना पता होना जरूरी है। अल अस्का मॉस्क क्या है एक्चुअली? यहाँ पर ये इजराइल पैलेस्टाइन का जो इशू है काफी बड़ा है, इसको समझने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए होगा, लेकिन हल्का समझा देता हूं मैं। सो रिसेंटली क्या हुआ था कि जो इसराइल ने फिर से, इसराइल की पुलिस थी, उसने रेड कर दिया जो यहाँ पर लोग डिवोटीज थे जो प्रे कर रहे थे, उनको फिर मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। दैट्स इट, ठीक है। देखो, इसको अगर हल्का सम समझाऊं, आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एक पैलेस्टाइन हुआ करता था, ये पैलेस्टाइन था, और यहाँ पर क्या हुआ कि दुनिया से अलग अलग पार्ट्स है दुनिया के, इजरायली, मतलब इजरायली हम बोलेंगे, उनको बोलेंगे जूइश लोग, जूइश पीपल, या यहूदी बोलते हैं हिंदी में। तो यहूदी लोग यहाँ पर आना बसना स्टार्ट हो गए। अब इनका पॉइंट क्या था, क्योंकि जो जूइश लोगों को काफी टॉर्चर किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनको रियलाइज हुआ जूइश लोगों को कि दे नीड अ स्पेशल कंट्री
जहां पर बोल सकें। साफ सी बात है, अगर मान लीजिए सब लोग मारना स्टार्ट कर देंगे तो कंट्री तो होना चाहिए कि जहां पर आकर रह सकें। तो जिस लोगों ने बोला कि दिस इज द होली एरिया और हम यहाँ पर बसना स्टार्ट करने वाले हैं, धीमे धीमे सब काम सही चल रहा था। इसके बीच में कई सारी चीजें होती हैं, ब्रिटेन का बड़ा रोल रहता है, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों ने खुद डिसाइड कर दिया और कई सारी पार्टीज थी, बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन बात अल्टीमेटली ये चीज निकल के आई कि इन्होंने धीमे धीमे इसराइल ने अपने आप को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब जहां पर जाकर बसने लगे तो पैलेस्टाइन, जो पैलेस्टाइनियन हुआ करते थे, अब ऑफ कोर्स उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए दिस इज द मेन रीजन आपस में लड़ाई करने का। ठीक है, फिर क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस 1948 में रेजोल्यूशन पास होता है। तो इसमें ये वाली बात की जाती है कि देखो जो भी अब जो कंडीशन ऐसे ही है, आप एक काम कीजिए कि इसको जो पैलेस्टाइन को एरिया था उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है टू नेशन थ्योरी। लेकिन उस टाइम में इसराइल एक्सेप्ट कर रहा था, पैलेस्टाइन नहीं मान रहे थे। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, इसराइल ने अपने आप को इस तरह से बना दिया। आज के टाइम के अंदर मोस्ट ऑफ द पैलेस्टाइनियन इज कंट्रोल बाय द इजरायली पीपल। और आज पैलेस्टाइनियन बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में टू स्टेट थ्योरी की बात की जाती है। अब बताओ, अब वो इसराइल ये बोलता है कि मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है। अब समझते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर ये पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था, 100% हिस्टोरिक पैलेस्टीन हुआ करता था। 1947 में क्या होता है, यहाँ पर जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये इजरायली एरिया है, ये इजरायली ऑक्यूपाइड एरिया था, ये वाला व्हाइट वाला पार्ट से, और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो पैलेस्टीनियन था। यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, ऐसा ही होना चाहिए, टू नेशन थ्योरी की दी गई। 1967 में फिर से डिबेट होती है इसके ऊपर, और यहाँ पर वॉर चलती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉर्स हैं ये है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखेंगे तो इसराइल ने क्या कर दिया, और भी एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब आज के टाइम के अंदर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर सिर्फ जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ तक सीमित होकर रह गए। दो पार्ट बोले जाते हैं, इसको बोला जाता है वेस्ट बैंक और इसको बोला जाता है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रख लीजिए, गाजा स्ट्रिप। सो इट इज गाजा स्ट्रिप, क्योंकि स्ट्रिप जैसा है ये, और ये क्या है, ये है वेस्ट बैंक। अब एक चीज आपके मन में एक चीज आई होगी कि सर दिस इज इसराइल, राइट, ये पैलेस्टाइन इसराइल है, तो ये तो ईस्ट में नहीं है, ये दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, तो हम इसको वेस्ट बैंक क्यों बुलाते हैं। देखिए वेस्ट बैंक इसलिए बुलाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती है और इस रिवर का नाम क्या है, जॉर्डन रिवर। सो दिस इज जॉर्डन रिवर, जो कि ट्रेन होती है डेड सी में। तो जॉर्डन रिवर की कौन सी साइड में है, वेस्ट में है, इसलिए वो बोल देते हैं कि वेस्ट बैंक। ठीक है, सो दिस इज वेस्ट बैंक और यहाँ पर ये गाजा स्ट्रिप। अब इसराइल ऐसे तो मानने वाला था नहीं। अगर हम आज की बात करें 2020, मतलब आप समझ सकते हो जो प्रेजेंट कंडीशन लगभग ऐसी है। जो पहले एरिया हुआ करता है पैलेस्टाइन का, आज जो छोटे से पार्ट में सीमित रह गया है। इवन यहाँ पर भी ऑक्यूपेशन अच्छा खासा चल रहा है। इसराइल क्या करता है कि इस एरिया में जाता है, वहां पर कॉलोनीज बसा देता है, वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। धीमे धीमे आज काफी पार्ट रह चुका है, कम खत्म हो चुका है। और जो आप लड़ाई की बात करते हैं नॉर्मली इस एरिया से देखने को मिलती है। वहां से वो कुछ बम फेंक कर मारते हैं, फिर इसराइली वाले बहुत बुरी तरह से पीटते हैं उनको, ऐसा कुछ चल रहा है। तो काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी है, ऐसा कुछ है। ठीक है, फिर आता है कि फिनलैंड ने नाटो की मेंबरशिप ले ली है, और नाटो के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पुराने वीडियोस में कि एक मिलिट्री अलायंस है, और ये बात करता है कि जो इस ग्रुप के अंदर होंगे वहां पर एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर 3, 4, 5 कंट्रीज हैं, मान लीजिए 5 कंट्रीज का ग्रुप बना दिया गया है, किसने इस पर अटैक किया तो बाकी 4 कंट्रीज को मानना पड़ेगा कि ये अटैक उन पर हुआ है। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की प्रमोशन करता है। बट इसमें कई सारी प्रॉब्लम और भी आती हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया नाटो को। तो फिनलैंड आप हमेशा सुनते होंगे कि इट इज अ बेस्ट कंट्री, लाइक ये हमेशा टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं। चाहे एसडीआर देख लीजिए, कोई भी सोशो इकोनॉमिक आप रिपोर्ट देख लीजिए, कोई भी इंडिसेस देख लीजिए, इनकी रैंकिंग हमेशा 1 to 5 लेवल पर होती है। तो अब यहाँ पर क्या है ये, लेकिन इसके अंदर नाटो के अंदर ये भी है कि 2% जो उनकी जीडीपी है उनको स्पेंड करनी होगी डिफेंस पर। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इनकी रैंकिंग गिर जाए, क्योंकि अब जो 2% जो अभी तक हम जो ये अपनी एजुकेशन में खर्च कर रहे थे, इकोनॉमी पे खर्च कर रहे थे, 2% को डिफेंस में खर्च करना पड़ेगा। डिफेंस के अंदर कुछ प्रमोशन होता नहीं है ना। तो ये चीज़ आती है। सो अल्टीमेटली ये अप्रैल 4 को फिनलैंड ऑफिशियली बिकम द मेंबर ऑफ द नाटो। और जो रशिया चाह रहा था कि ऐसा ना हो, उल्टा ही हो रहा है। So they're making a definitive shift in Europe post World War II alignment and isolating Russia further. तो रशिया को ऑलरेडी आइसोलेट कर दिया गया है. The move and over 70 years of military non-alignment for the small Nordic country that shares of 1340 kilometer border with Russia. तो नॉर्मली ये थी कि जो ये फिनलैंड कंट्री थी, ये अपने आप को नॉन अलाइनमेंट कंट्री बोलती थी कि हम किसी से वो नहीं, हम सिर्फ साथ में ऐसा नेबर की तरह रहते हैं. क्योंकि प्रॉब्लम है, अगर वो रशिया से लड़ाई करती है, रशिया अच्छे रशियन नहीं होंगे तो उनको काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे डिफेंस में. तो लेकिन अब देखा गया है कि फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन कर लिया गया है. सो ये नाटो की जिम्मेदारी बन जाती है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए. इससे रशिया काफी नुकसान हुआ है. और रशिया का यही है कि यूक्रेन को कंट्रोल करने के चक्कर में बहुत सारे कंट्रीज ये खोदने वाला है.
सो इन फ्यूचर आप देखेंगे 2-3 कंट्रीज और भी हैं जो नाटो ज्वाइन कर सकती हैं. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा द पॉलिटी ऑफ द न्यूट्रल बिटवीन द यूएसएसआर एंड द वेस्ट वाज नोन एज द Finlandisation, and this has been one of the option discussed for the Ukraine before Russia invaded. अब आप पूछ सकते हैं सर ऐसा क्या हुआ कि नाटो को ज्वाइन क्यों करना पड़ा है, फिनलैंड ने क्यों ज्वाइन करी है. सो रशिया वॉर अगेंस्ट यूक्रेन हैज मेड फिनलैंड क्रेव द पावरफुल मिलिट्री बैकिंग दैट नाटो ऑफर्स. तो ये चीज रियलाइज हो गई. अब मान लीजिए कि दिस इज रशिया और यहाँ पर यूक्रेन है, यहाँ पर फिनलैंड है. अगर मान लीजिए रशिया इस पर अटैक कर रहा है तो कल इस वाले कंट्री को तो प्रॉब्लम हो सकती है कि कल उस पर अटैक कर दिया तो फिर कौन संभालने वाला है. तो यहाँ पर फिनलैंड को रियलाइज हुआ कि हम भी कल लगभग 1300 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, कल रशिया हम पर अटैक कर सकता है. तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे पार्टनर चाहिए जो नाटो ऑफर करती है. ठीक है, नाटो के अंदर यूएसए है, ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं. अगर रशिया ने कुछ भी कर दिया तो बाकी कंट्री सपोर्ट करना पड़ेगा. एवरी मेंबर्स ऑफ द अलायंस हैज टू डिफेंड एनी वन मेंबर being attacked under its charter. Finland and its neighbor Sweden applied for NATO membership follow Russia's invasion of the Ukraine. Finland is now the 31st NATO member. आपसे पूछ जाए कौन कितने मेंबर हो चुके हैं नाटो के, तो 31 मेंबर हो चुके हैं इंक्लूडिंग फिनलैंड. और जैसे हमने बात की थी 2-3 कंट्रीज और हैं. फॉर एग्जाम्पल स्वीडन भी बात कर रहा है कि स्वीडन भी नाटो को जल्दी ही ज्वाइन कर लेगा. तो आप देखेंगे अगले 2-3-5 साल के अंदर इनका नाम भी आ जाएगा. फिर आती है वर्ल्ड हेल्थ डे. ये कब मनाया जाता है? देखिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलनेस. फिजिकल का मतलब हमारा शरीर सही होना चाहिए, मेंटल का मतलब हमारे माइंडसेट सही होना चाहिए, और सोशल वेलबींग का मतलब होता है कि हमारे जो रिलेशंस हैं आपस में एक सामाजिक प्राणी की तरह हमें रहना चाहिए. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बॉडी सही है, माइंड भी सही है, लेकिन फिर सोशल वेलनेस अच्छी नहीं है, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है ही नहीं, है ना, उसकी वैल्यू नहीं सोसाइटी में. सो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म याद कर लीजिए इसका, टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. द डे aims to raise awareness about the health issues, encouraging conversation and discussion about ways to maintain good health and advocating actions on a global scale. यहाँ बात करता है दिस ईयर, और आपको इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि WHO इसको सेलिब्रेट करता है और WHO के 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं. सो दिस ईयर इट मार्क्स द 75th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948. और इसका थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए हेल्थ. चलिए अगर WHO न्यूज में है तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि WHO फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा? जेनेवे. जेनेवे कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड. बहुत सुंदर सिटी, जैसे फोटोग्राफ वहाँ की डाली है मैंने. ठीक है, कितने कंट्रीज है? 194 कंट्रीज हैं, जिसके अंदर 150 कंट्रीज ऑफ कंट्री ऑफिस हैं, 6 रीजनल ऑफिस हैं. मतलब 194 मेंबर्स हैं और WHO के अलग कंट्री होते हैं, अलग कंट्रीज में उनके ऑफिस होते हैं. इंडिया के अंदर भी WHO का ऑफिस है. तो 150 कंट्री में उनके ऑफिस हैं और 6 रीजनल ऑफिस हैं. सो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल organization and work in collaboration with its member states, usually through the ministers of the health. WHO provide leadership on a global health matters, shaping the health research agenda. ये बेसिक हेल्थ से रिलेटेड काम करता है, इतना याद रख लीजिए. इट बिगन फंक्शनिंग ऑन द 7th of April, द डे नाउ बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे. तो 7 अप्रैल को हम क्यों वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल को WHO गठन किया गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी. अभी लास्ट वीडियो में बात करी थी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, उसको मैंने समझाया था कि होता क्या है. तो मैंने आपसे बताया था कि ऐसे डेली लगभग हर वीडियो में आपको सबको देखने को मिलेगा. तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि लद्दाख की जो वुड कार्विंग है, लद्दाख जो अपना है यूटी, उसकी जो वुड कार्विंग टेक्निक है उसको बोल देगा GI, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिल चुका है. मतलब अगर कोई किसी लद्दाख वुड के नाम से बेच रहा है तो उसको यहाँ का ही होना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप सिक्का आते हो और आप दिल्ली में बैठे उसको कार्विंग कर रहे हो और लद्दाख वुड कार्विंग के नाम से बेच रहे हो. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, wood carving has brought a significant boost to the region's culture, tradition and local economy. The GI tag has been given to the GI registry in the Chennai, which is responsible for registering product under GI Act 1999. 1999 एक्ट आया था. फिर आता है कि लास्ट करंट अफेयर है फॉर टुडे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022. तो हुआ क्या है कि टाटा ट्रस्ट ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, विच रैंक्स द पुलिस फोर्सेज ऑफ स्टेट अक्रॉस इंडिया. जो ये बताती है कौन कौन से स्टेट्स में किस तरह की पुलिस है, पुलिस फोर्स के बारे में बात करती है, कितनी वैकेंसीज हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं वुमेन्स, कितने SC ST OBCs कितने रिक्रूट किए गए हैं. सो द रिपोर्ट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द करंट स्टेट ऑफ द कंट्रीज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हाईलाइटिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो ये बताती है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है अक्रॉस वेरियस पैरामीटर्स.
तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, वैसा इतना याद रख नहीं पाओगे, लेकिन बेसिक इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं शेयर कर लेता हूँ। वैकेंसीज इन पुलिस फोर्स, तो ये बात करता है कि जनवरी 2022 तक की बात करें, सो 22% ओवरऑल वैकेंसीज हैं पुलिस फोर्स के अंदर। तो जहां पर 100 लोग होने चाहिए थे वहां पर लगभग 78 लोग काम कर रहे हैं। सो दिस स्टेटिंग कंसर्निंग एज इट लीव्स पुलिस डिपार्टमेंट सेवरली अंडर स्टाफ एंड इक्विप्ड टू हैंडल द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट। जब वहां पर काम करने वाले कम होंगे तो सिक्योरिटी या फिर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज एंड मिड साइज, तो हम बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल हैज द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेबल वैकेंसीज। वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत कम कांस्टेबल हैं, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको कांस्टेबल वैकेंसीज। सो द स्टेट पुलिस फोर्सेज इज ग्रैपलिंग विद द शॉर्टेज ऑफ द पर्सनल। ठीक है, ये सभी पर्सनल। फिर हम बात करते हैं सिक्योर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। सो ऑन द one of the key finding of the report is that Karnataka is the only state that meet the scheduled caste, scheduled tribes and other backward quotas। जो रिजर्वेशन दिया गया है सिर्फ कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहां पर प्रॉपर रिजर्वेशन के साथ साथ उनको रिक्रूटमेंट किया गया है। अदरवाइज वैकेंसीज आपको अच्छी खास देखने को मिलेंगी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। एससी एसटी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स गिवन, रिजर्वेशन गिवन टू देयर अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन इज नॉट दैट मच ऑन द लाइन। सो द अदर बैकग्राउंड इज कोटा, ये सब चीज अचीवमेंट हाईलाइट। ठीक है, ये बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ द स्मॉलर स्टेट। तो गोवा वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग फॉर द परसेंटेज ऑफ SC officers in the police force. Sikkim was the best performance for the percentage of the SC constable in the police force। तो छोटे स्टेट में गोवा और आपको सिक्किम देखने को मिलेगा, क्योंकि छोटे स्टेट्स हैं, इजीली इंप्लीमेंटेशन हो सकता है और लोग भी अच्छे हैं, वहाँ के समझदार हैं, क्राइम वगैरह कम होता है। वुमेन्स इन पुलिस के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश है द हाईएस्ट शेयर ऑफ द वुमेन्स इन पुलिस। तो सबसे ज्यादा वुमेन्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? आंध्र प्रदेश स्टेट में। अमंग लार्ज एंड मीडियम स्टेट द स्टेट पुलिस फोर्स हैज बीन प्रोएक्टिव इन रिक्रूटिंग वुमेन पर्सोनल एनेबलिंग इट टू बिल्ड एंड मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स टीम। देखिए वो जरूरी है, ये चीज मैं भी मानता हूँ कि पुलिस फोर्स के अंदर वुमेन्स का रिक्रूटमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे जो क्राइम होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट ज़्यादा होते हैं, सीरियस क्राइम्स होते हैं। तो अगर वुमेन्स रिक्रूट होंगी तो उनकी दुख दर्द पीड़ा को अच्छे से समझ पाएंगी, उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगी। तो वुमेन अगर एक पुलिस फोर्स में होंगी तो उनकी जो कंडीशन वुमेन को एक अच्छी सिक्योरिटी, अच्छी सर्विस, अच्छी जस्टिस दिलाने में हेल्प कर सकेंगी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वुमेन्स की रिक्रूटमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। सो आपके व्यूज़ क्या हैं? ऑफ कोर्स यही व्यूज़ होंगे, ठीक है। तो वीडियो का हम यहाँ पर ही रोकते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। आई थिंक आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे बाकी लोग भी इससे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, सो सी यू, बाय।